गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में मैंने कितने वीडियो डाल दिए 11 और 11 में 163 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। 163 है। अब इससे आगे चलेंगे और 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं चलाऊँगा चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद भी ये चलाऊँगा। तो कुछ कारणवश में वीडियो नहीं डाल पा रहा था दोस्तों, उसके लिए क्षमा करता हूँ। चलो आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 164 से। क्वेश्चन नंबर 164 आपको कराता हूँ। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी। पहले तो मैं जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता दूं, मैं RS अग्रवाल करा रहा हूँ, तो जो भी पढ़ना चाहता है वो RS अग्रवाल खरीद ले। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ कि एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। अभी कितनी है, 8 मीटर है, और प्रत्येक वर्ष उसमें कितने की 1/8 की वृद्धि होती है। कितनी होती है, 1/8 की वृद्धि होती है। और 2.5 वर्ष बाद उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी। 1/8 को परसेंटेज में कितना लिखता हूँ, 12.5%। 12.5%। तो अब देखो दोस्तों, पहले वर्ष भी 12.5% की वृद्धि होगी, दूसरे वर्ष भी 12.5% की वृद्धि होगी, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा नहीं है। तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, आधा है, तो 12.5 की नहीं, इसकी आधी वृद्धि होगी। तो आधी होती है 6.25% की, 6.25% की। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, पहले वर्ष 1/8 की वृद्धि होगी, दूसरे वर्ष भी 1/8 की वृद्धि होगी, और इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/16, अर्थात तीसरे वर्ष 1/16% की वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरा आधा ही है। तो मैं आगे कराता हूँ दोस्तों। ये लो, जो नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पुराने विद्यार्थियों को बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरे टॉपिक में यही तरीका अप्लाई किया है। पहले वर्ष 1/8 की वृद्धि, तो 8 पर 1 की वृद्धि 9, यहाँ से उतारता हूँ ताकि दिक्कत न आए। 8 पर 1 की वृद्धि 9, दूसरे वर्ष भी 1/8 की वृद्धि, अर्थात 8 पर 1 की वृद्धि 9, तीसरे वर्ष 1/16 की वृद्धि, अर्थात 16 पर 1 की वृद्धि 17, क्योंकि तीसरा आधा ही वर्ष था। तो इसको गुणा करके रखता हूँ मैं, 8 × 8 × 16, इसको गुणा करता हूँ तो 9 × 9 × 17, यानी पहले तो वृद्धि ये थी, पहले तो इसकी ऊंचाई ये थी, पहले तो इसकी ऊंचाई ये थी, वृद्धि होने के बाद ऊंचाई हो गई ये, वृद्धि होने के बाद ऊंचाई हो गई ये। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले इसकी ऊंचाई ये नहीं थी, 8 मीटर थी, अर्थात इसका मान कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो ये लो, 8 × 8 × 16 का मान कितना दे रखा, 8 मीटर। तो मैं 1 मीटर का मान निकालूंगा तो इसका भाग दे दूंगा, इसका क्या दे दूंगा, भाग। तो 1 मीटर का मान, 1 का मान, 1 मीटर का नहीं, इसमें से 1 मीटर का, इसका मान 8 मीटर है, तो मैं 1 का मान निकालूंगा तो इसका भाग लग जाएगा। तो 8 × 8 × 16, ये 1 का मान हो गया। और मैं वृद्धि होने के बाद वाली संख्या का मान निकालूंगा तो इससे गुणा कर दूंगा। 1 का मान इतना है और इसका निकालूंगा तो इससे गुणा कर दूंगा, तो इससे गुणा किया 9 × 9 × 17, यानी जिसका भी मान निकालना होता है, 1 का मान निकालने के बाद जिस भी संख्या का मान निकालना होता है उससे गुणा कर दो। जैसे मैंने 1 का मान निकाल लिया, मैं 3 का मान निकालना चाहता हूँ तो 3 से गुणा कर दूंगा, मैं इसका मान निकालना चाहता हूँ तो इससे गुणा कर दूंगा। ये देखो 8 से तो 8 कट गया, 8 से तो 8 कट गया, ऊपर क्या बच गए, 9 × 9 × 17, नीचे बच गए 8 × 16। तो मैं इसको इधर हल करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से हल करता हूँ। तो 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 81, अर्थात तो 81 × 17 बच गए, नीचे बचा था 8 × 16, 8 × 16। मैं इसको गुणा करता हूँ, क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ तो नीचे तो 27, और ऊपर वाली संख्या को गुणा करो 1 मिनट, 17 हासिल की 1,
ऊपर आ गई 1377, यानी बढ़ती होने के बाद उस पेड़ की ऊंचाई ये हो गई, बढ़ती होने के बाद पेड़ की ऊंचाई ये हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि कितने की बढ़ती हुई, बढ़ती होने के बाद की ऊंचाई नहीं पूछ रहा, बढ़ती कितने की हुई। तो पहले ऊंचाई होने के, बढ़ती होने के बाद ये हो गई, इसमें से मैं पहले की ऊंचाई घटा दूंगा। पहले की ऊंचाई कितनी थी 8 मीटर, तो पहले की भी ऊंचाई घटा दूंगा तो कितने की बढ़ती हुई अपने को पता चल जाएगा। तो मैं घटाता हूँ 1377 बटा 128 माइनस 8, इसके बटे में 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम 128 आ गया। अब आप खुद हल कर लेना इसको, मैं कराता हूँ। 8 से गुणा करो, 64 4 16 और 6 22 जबकि 2 8 1 8 8 2 10 अर्थात अब घटा देता हूँ, मैं इसको घटाता हूँ तो 3 7 में से 2 घटाता हूँ 5 और 10 में से 13 घटाता हूँ 3 बटा 128, अर्थात बढ़ती कितने की हुई 353 बटा 128, 353 बटा 128। तो अब ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में देखो, अगर मैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा कैसे, क्योंकि इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो इसके लगभग जाता है, इसके लगभग जाता है, 3 से करता हूँ तो ज़्यादा जाता है, और इसमें और ऑप्शन तो 10 रही है तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका भाग देखो इसमें तो कितना आएगा 276, सॉरी 2.76 मीटर, मीटर में है तो मीटर, यानी इतने की बढ़ती हुई। स्क्रीनशॉट लो आप इसको, उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। 164 नंबर क्वेश्चन था। अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। जब तक मैं इसे मिटाता हूँ तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं करता, जो मिटाता हूँ उस वाले समय को काटता नहीं, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। मैं इसकी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन हल कराऊंगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइप के कम से कम 7-8 क्वेश्चन करा चुका, और जो नए स्टूडेंट हैं वो इसको समझना चाहते हैं तो पुराने वीडियो देखें। यानी गेहूं के मूल्य में 20% की क्या हो रही है कमी, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, अर्थात 5 पर 1 की कमी 4 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि खपत और मूल्य में विलोम अनुपात पाया जाता है, 5 आ जाएगा यहाँ। दोनों का अंतर 1, कितना किग्रा अधिक खरीद रहा है, पहले 4 किग्रा खरीद रहा था, अब 5, कितना अधिक खरीद रहा है अब 1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 किग्रा, 1 किग्रा नहीं खरीद रहा, 10 किग्रा अधिक खरीद रहा। 1 का मान 10 है तो 4 का मान हो जाएगा 40 और 5 का मान हो जाएगा 50। क्वेश्चन में पूछा है कि अब मूल्य कम होने के बाद प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा। तो अब देखो, अब 50 किलो खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है 600 में, तो 600 में मैं 50 किलो का भाग दे दूंगा तो 1 किलो का मूल्य आ जाएगा 12 रुपये। अब नया मूल्य हो गया 12 रुपये प्रति किग्रा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। यह पूरा विद्यालय हो गया जिसमें कितने विद्यार्थी हैं 600। ये देखो, ये तो हो गया हॉकी और ये फुटबॉल वाले। तो हॉकी कितने परसेंट खेल रहे हैं 75%, और फुटबॉल खेल रहे हैं कितने 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेलता है,
तो मैं 75% और 45% को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 0 12 120% आता है। कितना आता है? 120%। यानी कुल विद्यार्थी तो 100% ही होने चाहिए थे ना, कुल विद्यार्थी 100% होने चाहिए थे, लेकिन 100 से कितने अधिक है? 20% अधिक है। 100 से कितने परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20% विद्यार्थी हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो 20% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% का मान निकालूंगा तो मैं 600 का कितना निकाल दूंगा? 20%, क्योंकि कुल विद्यार्थी 600 है, 600 का 20% निकाल दूँ। ये तो 600 का 20%, परसेंटेज को उठाऊंगा बटे में 100, ये 2 0 बराबर में 120। यानी 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक लाइन में कर सकते थे, ये डायग्राम बनाए बिना। कैसे? 75% और 45% को जोड़ते हैं तो 120% आते हैं। एक ही लाइन में करो 120%। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20% दोनों के गेम खेलते हैं, इसलिए इसमें भी काउंट है, ये 20% इसमें भी काउंट है, ये 20% इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है, तभी तो 100 से ज़्यादा चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गेम खेलते हैं, तो 20% निकाल दो 600 का, एक लाइन में हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 167 सेम क्वेश्चन है एक, और मैं इसको एक लाइन में करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये डायग्राम बना के मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करा चुका पहले। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी, प्रत्येक यानी कुछ ना कुछ तो पीते हैं, चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, 40 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? मैं एक लाइन में कराता हूँ। चाय प्लस कॉफी कितने हैं? 72%। 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर आगे 44% कर्मचारी ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। और फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 20 कर्मचारी ऐसे हैं, 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं ये पूछा है। तो देखो मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको जोड़ता हूँ तो 6 और 11 अर्थात 116%। कितना आ गया? 116%। टोटल जोड़ने पे कितने आए? 116%। आने कितने चाहिए थे? 100% के आने चाहिए थे, तो 100 से कितने ज़्यादा है? 16% ज़्यादा है। कितने आ गए? 16%। तो ये 16% वो व्यक्ति है जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब आप इसको करो, 16% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी, तो 16% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी। तो आप इसको हल करो, देखो 16% कर्मचारी, 16% का मान 20 दे रखा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 20/16, 20/16। तो कुल कर्मचारी पूछे, कुल कर्मचारी कितने होने चाहिए थे? 100%। तो 100% का मान निकालूंगा तो इसको 100 से गुणा कर दूंगा, इसको 8 से काटा 2 पर, सॉरी यहाँ 20 नहीं, यहाँ 40 दे रखा है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो यहाँ भी 40 आएगा और यहाँ भी 40 आएगा। सॉरी 8 से काटा 2 पर, 8 से काटा कितनी बार? 5 बार, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 50 बार, दोनों को गुणा किया तो कितने आ गए? 250। अर्थात इस कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हो गए? 250 हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसको ऐसे भी कराते हैं, कई किताबों में दे रखा है, कई टीचर कराते हैं। ये बताऊं, दोनों पीने वाले,
दोनों इसमें फेल होने वाले आएंगे तो दोनों में फेल होने वाले, पास होने वाले आएंगे तो दोनों में पास होने वाले, दोनों चाय पीने वाले, दोनों चीज पीने वाले तो दोनों। तो इसमें कैसे करेंगे, दोनों पास या फेल या पीने वाले, इसका सूत्र है इसका। तो सूत्र से कराने का मैं सूत्र नहीं लगाता, लेकिन आपको एक बार ऐसे ही करा देता हूँ। सूत्र लिखाने से अपना बेसिक खराब हो जाता है, अपन क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अपन तो सूत्र में मान रखते हैं, हल करते हैं, मैथ सीख नहीं पाते। तो इसका सूत्र ये है, ये प्लस बी बराबर -100। इसका सूत्र है ये प्लस बी -100। अब देखो ये प्लस बी कैसे, 72% प्लस 44% माइनस 100% बराबर में कितना बच गया, 16%। अर्थात 16% यानी दोनों पीने वाले, 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज पीते हैं। अब इसमें मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये 72% इंग्लिश में पास होते हैं और 44% गणित में पास होते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ वही 16% आ जाता है। तो दोनों विषय में पास होने वालों की परसेंटेज संख्या आ जाती है 16। लेकिन आप ये सूत्र याद मत रखो, इससे आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। इस वजह से ये सूत्र जब तक होता है तब तक मैं लिखवाता नहीं। और अभी तक मैंने 3 टॉपिक खत्म करा दिए, चौथा टॉपिक है, एक भी सूत्र नहीं लिखा है। और शायद पूरी अंकगणित में 1-2 सूत्र से ज़्यादा लिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 168। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि छापने में गलती हो गई। लास्ट वाली लाइन है ना, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण करना है, नहीं तो आपका ऑप्शन इसमें मिलेगा ही नहीं। तो अनुत्तीर्ण कर लो। तो मैं इसको डायग्राम से कराऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये इसमें ये प्लस बी वाला सूत्र बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है। इस वजह से मैं सूत्र नहीं लिखाता, फिर प्रत्येक क्वेश्चन में अलग सूत्र लिखूँ, क्या मतलब। तो देखो डायग्राम से कराता हूँ मैं आपको। ये लो, ये विद्यार्थी है, वो सॉरी विद्यालय है, जिसमें कुल विद्यार्थी कितने मान के चलेंगे, हमेशा 100% मान के चलो। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा, ये पहला सब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा सब्जेक्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट में कितने % विद्यार्थी फेल हुए, पहले में हुए 35%, दूसरे में 42% फेल हो गए, दूसरे में कितने हो गए, 42% हो गए, और 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो देखो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा पहले सब्जेक्ट में भी आ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आ रहा है। तो मैं 15% यहाँ लिख दूंगा, कहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, यानी ये 15% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब मैं कहूँ कि केवल पहले विषय में फेल, केवल देखो ये 35% विद्यार्थी पहले विषय में फेल है, लेकिन इसमें से कुछ विद्यार्थी देखो ये इसमें भी आ रहे हैं, यानी वो इसमें भी फेल है, दूसरे में भी फेल है, ये 15%। तो मैं कहूँ कि केवल पहले विषय में फेल, केवल पहले विषय में फेल, केवल यानी पहले में फेल होने चाहिए और दूसरी में नहीं, क्योंकि दूसरे में तो ये वाले भी आ जाते हैं। तो ये वाले घटा दूंगा मैं 35 में से 15, तो कितने % बच गए, 20%। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो केवल पहले विषय में फेल हुए हैं, तो ये 20% विद्यार्थी है जो पहले विषय में फेल हुए हैं। ये 15% और जोड़ देंगे, ये पहले में तो है पर ये दूसरी में भी फेल है, तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं कहूँ केवल दूसरे विषय में फेल, तो देखो ये 42% दूसरे विषय में फेल है, लेकिन ये 15% ऐसे हैं जो इसमें भी फेल हो रहे हैं। तो मैं 42 में से 15 घटा दूंगा, तो कितने बच गए, 27%। अर्थात क्वेश्चन में बोला है कि जो ऐसे विद्यार्थी जो केवल एक विषय में फेल हो, केवल एक विषय में फेल हो, तो देखो ये 15% तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, ये 20% ऐसे हैं जो केवल एक में फेल है, और 27% भी एक ही विषय में फेल है। ये 20% पहले विषय में फेल है, यानी एक ही विषय में फेल है। ये 27% दूसरे विषय में फेल है, यानी ये भी एक ही विषय में फेल है।
तो 27% और 20% को मैं जोड़ दूंगा तो एक विषय में फेल होने वालों की संख्या आ जाएगी 47%। कितनी आ जाएगी? 47% हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा कि एक विषय में फेल होने वालों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थी थे 2,500 का मैं कितना परसेंट निकाल दूंगा? 47%। ये लो 2,500 का 47% निकालता हूँ। परसेंटेज को उठाऊंगा बट्टे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो 175। आंसर की कितनी? 17 है। 100 और 17 117, अर्थात 1175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में फेल है। स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से, ये तो लाभ हानि का क्वेश्चन है, उसमें कराऊंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर 80 से 88 तक के क्वेश्चन बचेंगे वो अगले वीडियो में कराऊंगा। वो सारे एक ही टाइप के हैं और उनको आपको करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। आपने देखा नहीं होगा ऐसा तरीका, पहली बार देखा होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले किसी संख्या में 10% की तो क्या कर दी गई? कमी, फिर वृद्धि कर दी गई, उसके बाद क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या पहले वाली अर्थात प्रारंभिक संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10, अर्थात 10 पर 1 की कमी। अब संख्या हो गई 9। पहले 10% का फ्रैक्शन मान वही 1/10 होता है, अर्थात 10 पर 1 की वृद्धि, क्योंकि अपनी पर क्या हो रही है? वृद्धि। 10 पर 1 की वृद्धि अब हो गई 11। 10 को 10 से गुणा किया 100, 9 को 11 से गुणा किया 99। यानी पहले तो वो संख्या 100 थी, अब कमी होने के बाद कितनी हो गई? 99। दोनों का अंतर कितना है? 1। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कमी 1 की नहीं हुई, 50 की हुई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कमी होने के बाद, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन बोला इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कमी 1 की नहीं हुई, 50 की हुई। 1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50। और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो प्रारंभिक संख्या 100 है, 1 का मान 50 है, तो 100 का मान हो जाएगा 5000, क्योंकि इसको 50 से गुणा कर दो। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लो 170 नंबर का। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन 80 से 88 नंबर तक के क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप बुक में देखना कैसे क्वेश्चन है। उनको सबको मैं केवल एक ही लाइन में सॉल्यूशन कराऊंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। पहले तो बेसिक कराऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन का, उसमें पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। फिर